नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर मेगा जश्न हो रहा है। शिमला के रिज मैदान में गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन हुआ। पीएम मोदी से देश भर से करीब 17 लाख लोग वर्चुअली जुड़े, जिनमें कई प्रदेश के मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल रहे। केंद्र सरकार की मुख्य 16 योजनाओं के लाभार्थियों के साथ पीएम ने वर्चुअली संवाद भी किया और इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी 21,000 करोड़ से ज्यादा की किसान सम्मान सेवा निधि की 11वीं किश्त के रूप में जारी किया। शिमला पहुंचने पर पीएम का फूल बरसाकर स्वागत किया गया। मोदी सरकार के अब तक के बड़े फैसले देखें। मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई। नोटबंदी और जीएसटी, ट्रिपल तलाक भी अपराध बन गया। तो ट्रिपल तलाक को लेकर लंबी बहस भी छिड़ी, जो कि अभी भी पूरे देश भर में जारी है, लेकिन इसके बावजूद ये एक अपराध है। अनुच्छेद 370 और सीएए एनआरसी, इसको लेकर भी लंबा विवाद छिड़ा, लेकिन फैसले पर अडिग रहे पीएम मोदी। कोविड लॉकडाउन और टीकाकरण, इसकी भी शुरुआत हुई और आखिरकार जाकर कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर लगाम लगी। नीति आयोग और सेंट्रल विस्टा, इसकी भी शुरुआत हुई। बदलाव हुआ बड़ा। कृषि कानून घोषणा और वापसी, पहले घोषणा और इसके बाद वापसी का बड़ा फैसला केंद्र सरकार की ओर से लिया गया। उज्ज्वला, जनधन, आयुष्मान भारत से भारत को एक नई पहचान मिली। यहां पर सुविधाओं के जरिए जाना जाने लगा भारत। तो कुल 8 ये बड़ी योजनाएं, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना और आयुष्मान योजना, जिससे कि लोगों को लाभ पहुंचा। किसान सम्मान निधि योजना, ये साल की 8 बड़ी योजनाएं हैं पीएम नरेंद्र मोदी की। आयुष्मान भारत योजना के जरिए स्वास्थ्य में बेहतरी की दिशा में यह बड़ा कदम केंद्र सरकार का। स्वच्छ भारत मिशन के अभियान के तहत देखा गया कि गांधी जी का सपना साकार किया पीएम नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जन जन तक पहुंचने की पूरी कोशिश रही और गरीबों का कल्याण हुआ। जल जीवन मिशन, घर घर तक नल लगाने की योजना, हर घर तक जल पहुंचाने की ये योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना, कई बेसहारा लोगों को आवास दिया गया, उनको सहारा दिया गया, छत दी गई। जन धन योजना, हर गरीब तबके का बैंक अकाउंट है। और पाटीदार नेता हार्दिक पटेल 2 जून को बीजेपी में शामिल होने जा रहे। मिली जानकारी के अनुसार राजधानी गांधीनगर के बीजेपी कार्यालय में हार्दिक पटेल की सदस्यता ग्रहण करेंगे। हार्दिक पटेल पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। हार्दिक पटेल बीजेपी की गुजरात इकाई के अध्यक्ष सीआर पाटिल की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। 2 जून का यह दिन अहम होगा बीजेपी के लिए भी और हार्दिक पटेल के लिए भी, लेकिन गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए इसे एक बड़े झटके के तौर पर देखा गया, जब हार्दिक पटेल ने कांग्रेस से एक तरफ इस्तीफा दिया और अब एक बड़ा ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि 2 जून को पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। हार्दिक के साथ ही 15,000 कार्यकर्ता भी बीजेपी में शामिल होंगे। लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही थी कि कांग्रेस से नाराज होकर इस्तीफा देने वाले हार्दिक पटेल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, और हालांकि अब कयासों पर विराम लग गया है। अभी इस संदर्भ में बीजेपी की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन हार्दिक पटेल की ओर से यह रास्ता और रुख साफ कर दिया गया है कि वो 2 जून को बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया है। ईडी अधिकारियों ने कहा है कि कुछ घंटों की पूछताछ के बाद उन्हें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की आपराधिक धाराओं के तहत हिरासत में लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री जवाब देने में टाल मटोल कर रहे थे।
संघीय एजेंसी ने कथित हवाला सौदे के सिलसिले में ये गिरफ्तारी की है। वहीं आम आदमी पार्टी ने इसे हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक कदम करार दिया है। सूत्रों की माने तो अपने बैंक खाते से सत्येंद्र जैन फंसे हैं। पूछताछ के दौरान सत्येंद्र जैन जांच एजेंसियों को इन पैसों का कोई हिसाब नहीं दे पाई। सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार किया है। अपने बैंक खाते से सत्येंद्र जैन फंस चुके हैं। अब जब उनसे पूछताछ की गई, बड़ी बात कि उन्होंने कोई इस मामले में जवाब भी नहीं दिया। अब देखना होगा कि आगे फिलहाल इस पूरे मामले में किस तरह से जांच होती है। क्या सत्येंद्र जैन की जो मुश्किल सामने आई है वो कम होगी? और हमारे संवाददाता कुलदीप शर्मा हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। कुलदीप, सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार किया है और ये बड़ी कार्रवाई हुई है। आम आदमी पार्टी की ओर से क्या प्रतिक्रिया आई है और किन किन मामलों में आखिर ईडी ने उन्हें निशाने पर लिया है? बिल्कुल अंजलि, देखिए, दो सवाल आपने मुझसे पूछे हैं कि आखिर किस केस में जो है सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई है। तो दरअसल ये मामला जो है मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। 2017 में सीबीआई ने अगस्त के महीने में सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार का एक मामला दर्ज किया था और उसके बाद ईडी ने भी इस मामले में जो है एक एफआईआर दर्ज कर इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की थी। तो करीब 5 साल पुराना ये मामला है और इस दौरान ईडी ने काफी इन्वेस्टिगेशन इस केस में की है, जिसके बाद उनको कई अहम जानकारियां और कई अहम सबूत जो है वो सत्येंद्र जैन के खिलाफ मिले हैं। और पुख्ता जानकारियां और सबूत जुटाने के बाद ईडी ने कल सत्येंद्र जैन को शाम के वक्त गिरफ्तार कर लिया। दरअसल सत्येंद्र जैन के ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने कोलकाता की कुछ फर्जी कंपनियों के जरिए हवाला का पैसा जो है वो हासिल किया। करीब 4.5 करोड़ रुपए की रकम जो है वो बताई जा रही है, जो हवाला के जरिए सत्येंद्र जैन के रिश्तेदारों के पास पहुंची थी। और उस हवाला के पैसे से दिल्ली में कई जगह पर जो है वो जमीनें खरीदी गई और जिन लोगों ने जमीनें खरीदी है वो लोग जो है वो सत्येंद्र जैन के या तो करीबी है या फिर सत्येंद्र जैन के रिश्तेदार है। तो ऐसे में इन्हीं सब चीजों को लेकर ईडी जो है वो सत्येंद्र जैन से लगातार पूछताछ भी कर रही थी। लेकिन ईडी के सूत्रों का ये कहना है कि सत्येंद्र जैन जो है इन्वेस्टिगेशन में सहयोग नहीं कर रहे थे, तो लिहाजा उनको कल गिरफ्तार कर लिया गया। और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी वैसे तो बैकफुट पर आ गई है, दिल्ली सरकार बैकफुट पर आ गई है, लेकिन उसके बावजूद आम आदमी पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार अपने मंत्री को डिफेंड करने में जुट गई है। कल से लगातार जब से उनकी गिरफ्तारी की खबर आई है, आम आदमी पार्टी के नेता लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लगातार ट्वीट कर रहे हैं और लगातार बयान दे रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने भी कल इस पूरे मामले पर बयान दिया और उन्होंने सत्येंद्र जैन के केस को फर्जी बताया। और अभी अभी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने खुद सत्येंद्र जैन के इस केस की स्टडी की है और ये केस पूरी तरीके से फर्जी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि सत्येंद्र जैन की जो गिरफ्तारी है वो राजनीति से प्रेरित है, यानी वो इस पूरे मामले को जो है वो राजनीति से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये आरोप लग रहा है कुलदीप, ये भी बात कही जा रही कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ये राजनीतिक कदम है, आम आदमी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है। बिल्कुल, मनीष सिसोदिया ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने इस गिरफ्तारी के तार जो है वो हिमाचल प्रदेश से जोड़ने की कोशिश की थी और उन्होंने ये कहा था कि सत्येंद्र जैन जो इस वक्त हिमाचल में आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रभारी है, तो इसी वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई है। और मनीष सिसोदिया का ये दावा है कि जो आम आदमी पार्टी है वो हिमाचल में जो है वो मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और उसी से घबराकर सत्येंद्र जैन की जो है वो गिरफ्तारी कराई गई है, ताकि उनको जो है हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से दूर रखा जाए। तो ये तार जो है वो आम आदमी पार्टी जोड़ने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस गिरफ्तारी को जो है वो राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप तमाम जानकारी के लिए। तो इस
पूरी वारदात को राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की ओर से भी ये कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश चुनाव से पहले पहले ये एक राजनीतिक कदम है, जिसमें कि सत्येंद्र जैन को और आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ जब मंत्री सत्येंद्र जैन से पूछताछ की गई, जांच एजेंसियों ने जब पैसों का हिसाब मांगा तो वो कोई पैसों का हिसाब नहीं दे पाए हैं। और कर्नाटक के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता केएस ईश्वरप्पा ने दावा किया है कि आरएसएस का झंडा एक दिन राष्ट्रीय ध्वज बनेगा। वहीं केएस ईश्वरप्पा ने आगे क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಗವಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆಯ ಗೌರವ ಅಲ್ಲ, ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಭಗವಧ್ವಜಕ್ಕಿದೆ. ಭಗವಾ ಧ್ವಜ ಅಂತಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ತ್ಯಾಗದ ಸಂಕೇತ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ತ್ಯಾಗ ಮನೋಭಾವನೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಭಗವಧ್ವಜವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅದನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಭಗವಧ್ವಜಕ್ಕಿರಂತ ತ್ಯಾಗದ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಸಂಕೋಚ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಧ್ವಜ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾಳೆನೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಆಗಬಹುದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಇವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಇವತ್ತು ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ. बरेली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले झुमका चौराहे पर एक एम्बुलेंस और कैंटर में टक्कर हो गई, जिसमें 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी तेज थी कि एम्बुलेंस के परखच्चे उड़ गए और बताया यह भी जा रहा है कि एम्बुलेंस में बैठे मरीज सहित 7 लोगों की जान चली गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दिल्ली लखनऊ जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, इस पे एक एम्बुलेंस जो है वो दिल्ली से आ रही थी और इसमें जो 6 लोग थे वो पीलीभीत के रहने वाले थे। ये अपना एम्स से अपना चेकअप करवा के आ रहे थे। 30 तारीख को इनका अपॉइंटमेंट था और इसमें जब ये एम्बुलेंस आ रही थी तो जो डिवाइडर है उसको ये क्रॉस करते हुए सामने से आ रहे जो डीसी में उससे टकरा गए और जो एम्बुलेंस में सवार 7 लोग थे, उन 7 की दुखद जो है मृत्यु उसमें हो चुकी है। और इसमें जो सभी लोगों की पहचान इसमें की गई है, उनके घर वालों को इसमें सूचित कर दिया गया। और इसमें जो 6 लोग हैं ये पीलीभीत के रहने वाले हैं। एक जो ड्राइवर है वो थाना भोजीपुरा का रहने वाला है और ये एम्बुलेंस भी भोजीपुरा थाना के अंतर्गत एक हॉस्पिटल है उसकी है। और ये सभी जो एक ही परिवार के जानने वाले हैं सभी लोग जो हैं। और जो एम्बुलेंस ड्राइवर है, इनको मिलाकर कुल 7 लोगों की इसमें मृत्यु हुई है। कोई मुआवजे की बात चली सरकार? इसमें जिलाधिकारी वर्ग के द्वारा सब चीज़ें उसमें बात की जा रही है और जिसमें फिलहाल जो है इनका पुलिस के द्वारा इसमें पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। घर वालों के पहुँचते ही इसमें फिर पोस्टमार्टम करा दिया जाएगा और जितनी भी विधि। और उत्तराखंड की एकमात्र राज्यसभा सीट पर 10 जून को होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी ने उत्तराखंड में राज्यसभा के लिए कल्पना सैनी को उम्मीदवार बनाया है। वहीं आज कल्पना सैनी दोपहर बाद विधानसभा में अपना नामांकन करेंगे और इसकी जानकारी बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने दी है। उन्होंने बताया कि सैनी दोपहर बाद 2 बजे विधानसभा में राज्यसभा चुनाव के लिए पर्चा दाखिल करेंगी। उन्होंने यह भी बताया कि सैनी के नामांकन के अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पार्टी मामलों के प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश के सह प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय सहित बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश से 2 और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो गया है। पार्टी ने यूपी में मिथिलेश कुमार और के लक्ष्मण को उम्मीदवार घोषित किया है। तो वहीं आज सभी 8 उम्मीदवार 11 बजे अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। यूपी के अलावा कर्नाटक से लहर सिंह सिरोया और मध्य प्रदेश से सुमित्रा वाल्मीकि को भी मौका दिया गया है। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा कस्बे के राजपोरा में सुरक्षा बलों के साथ आतंकियों की मुठभेड़ हो गई और इस मुठभेड़ में भारतीय सेना
ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए आतंकियों के पास से 2 AK-47 और आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए हैं। मृतक आतंकियों की पहचान त्राल निवासी शाहिद राथर और शोपियां निवासी उमर यूसुफ के रूप में हुई है। इस मुठभेड़ की जानकारी जम्मू कश्मीर पुलिस ने दी है। वहीं ANI से बातचीत करते हुए कश्मीर के IGP विजय कुमार ने बताया कि आतंकी अपराध के अलावा शायद शकीला नाम की महिला की हत्या और सरकारी कर्मचारी जावेद अहमद की हत्या में भी शामिल है। और वहीं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमान का नाम लेकर तंज कसने वालों को जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि अब्दुल अगर अब तक पंचर बनाता है तो अब अब्दुल का बेटा अबुल कलाम की तरह साइंटिस्ट भी बनेगा। और जो लोग बार बार तंज करते हैं, ये संघ परिवार के बीजेपी के लोग मुसलमान का नाम लेके बोलते ए अब्दुल पंचर बनाने वाला है, बोलते हैं ना। अब हम उनको बताएंगे कि अब्दुल अब तक पंचर बनाता था, मगर अब्दुल का बेटा अबुल कलाम की तरह साइंटिस्ट बनेगा इंशाअल्लाह ताला। अब्दुल तो पंचर बनाता था, मगर इंशाअल्लाह ताला अब्दुल का बेटा पंचर नहीं बनाएगा, बल्कि साइकिल की फैक्ट्री का क़याम अमल में लाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये हमारे ख्वाब है, ये मेरा ख्वाब है कि कल तक जो पंचर बनाता था उसका बेटा पंचर ना बनाए, बल्कि काबिल और तालीम याफ्ता बने। ये मेरा ख्वाब है, ये मेरी कोशिश है। इसीलिए तो कह रहा हूं कि इलेक्शन लड़ो, जीतो, ताकि कोई अब्दुल पंचर ना बनाए। अब्दुल तो बना चुका, मगर अब्दुल का बेटा रोड पर नहीं बैठेगा। अब्दुल तो मंडी पर फ्रूट बेचता था, मगर अब अब्दुल का बेटा फ्रूट नहीं बेचेगा। उसको ख्वाब दिखाओ। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी मां और बहनों, ख्वाब देखना शुरू करो। ख्वाब जब देखोगे तो तभी तो पूरा होगा। मगर ये तमाम लोग, ये जालिम लोग हमसे कहते हैं कि तुमको इजाजत नहीं है ख्वाब देखने की भी। मैं आपसे कह रहा हूं कि ख्वाब देखना शुरू करो। उन ख्वाबों को आप और हम मिलकर पूरा करेंगे। अल्लाह की साथ पर तवक्कल करो, उन ख्वाबों को हम पूरा करेंगे। अरे कब तक हम नाइंसाफी की जिंदगी गुजारेंगे? कब तक हम जुल्म का शिकार रहेंगे? कब तक हम डर डर कर जिंदगी गुजारेंगे? इसीलिए आपसे अपील कर रहा हूं कि आप इस जद्दोजहद में, इस कोशिश में आपकी दुआओं की जरूरत है। आप मुत्तहिदा तौर पर गुजरात में मजलिस। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए। नमस्कार।